नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। मित्रों हम लोग आगे पॉलिटिकल के उस टॉपिक को बढ़ाते हैं। राज्य सरकारें हम लोगों ने स्टार्ट की थी। राज्य सरकारों में आप लोगों के लिए कल बताया था कि जो विधानमंडल है या विधायिका है या व्यवस्थापिका है उसकी क्या कंडीशन है आपकी, जिसमें आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि जो विधानमंडल है उस विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। और विधानमंडल के जो आप लोगों के लिए 3 अंग बताए थे वो कौन कौन से बताए थे, तो आप लोगों के लिए बताया था कि एक तो विधानसभा होगी, एक विधान परिषद होगी और एक कौन होगा, राज्यपाल होगा। फिर मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जो राज्यपाल है वो राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। राज्यपाल विधानमंडल का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है मित्रों। अब बातें आती है, हम लोग ये जो भाग हैं जिनको आप अंग के रूप में कह रहे हो कि विधानमंडल के कुल 3 अंग, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और हम सबसे पहले यहाँ से जो अध्ययन करेंगे वो किसका करेंगे, आपकी विधानसभा का, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद ये जो 2 सदन हैं विधानमंडल के, दोनों सदनों के बारे में मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के लिए बताया था कि इनके उपनाम क्या हैं, इन दोनों के उपनाम क्या हैं। उन उपनामों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब उससे आगे देखें आप लोग कि जो विधानमंडल और विधानमंडल के 2 सदन थे जिसमें आप विधानसभा थी और विधान परिषद थी। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको बताया था राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान में विधानमंडल कैसा है, एक सदनी। राजस्थान का जो विधानमंडल है वो कैसा है, तो आपका आंसर क्या होगा, एक सदनीय विधानमंडल है राजस्थान में एक सदनीय विधान मंडल है। ये हम लोगों ने चर्चा की थी। अब आगे देखते हैं, उस पर आगे चर्चा करते हैं। देखो क्या मामला है। अब विधानसभा में देखा जाए तो जो विधानसभा है, इस विधानसभा पर हम लोग चर्चा करते हैं कि जो विधानसभा है, ये विधानसभा को मैंने आपको लिए बताया था कि जो विधानसभा है ये विधानसभा कैसा सदन है, एक प्रत्यक्ष सदन है। विधानसभा एक प्रत्यक्ष सदन है। जिन लोगों को कन्फ्यूज़न किस में हो, एमपी और एमएलए, तो वो भी एक बार सुन लें क्या मामला है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी मतलब जिसको आप लोग क्या कह रहे हो, सांसद। ये सांसद 2 प्रकार के होते हैं। और जो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको आप लोग क्या कहते हो हिंदी में, विधायक, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। सांसद 2 प्रकार के, एक तो प्रत्यक्ष सांसद होंगे और एक कैसे सांसद होंगे, अप्रत्यक्ष सांसद होते हैं मित्रों। कैसे सांसद होते हैं, अप्रत्यक्ष सांसद होते हैं। एमएलए भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कौन से होंगे आपके, प्रत्यक्ष, और एक कौन से होंगे मित्रों, अप्रत्यक्ष होंगे। इस तरह का आपको ध्यान रखना। अब सांसद में यदि आप लोग देखोगे, जो प्रत्यक्ष सांसद हैं ये वे सांसद हैं जिनको कौन वोटिंग करती है, जनता। आप लोग जो चुनकर भेजते हो वे सांसद कैसे सांसद होते हैं, प्रत्यक्ष सांसद होते हैं। और ये जो प्रत्यक्ष सांसद हैं वो कहाँ जाकर बैठते हैं, लोकसभा में जाकर बैठते हैं आपके। अप्रत्यक्ष सांसदों को जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, जिसको आप लोग कह सकते हो कि राज्यों में जनता के प्रतिनिधि कौन है, एमएलए। तो ये जो एमएलए चुनते हैं वो कैसे सांसद होते हैं, अप्रत्यक्ष सांसद होते हैं। और अप्रत्यक्ष सांसद कहाँ जाकर बैठते हैं, राज्यसभा में जाकर बैठते हैं आपके। इसी प्रकार से 2 प्रकार के विधायक हैं आपके, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो विधायक हैं, ये प्रत्यक्ष विधायक कहाँ जाकर बैठते हैं, तो जो प्रत्यक्ष विधायक हैं इनको भी जनता चुनती है। और ये जो प्रत्यक्ष विधायक हैं वो कहाँ जाकर बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे। इसलिए तो विधानसभा को कैसा सदन माना गया है, प्रत्यक्ष सदन माना गया है। और जो अप्रत्यक्ष हैं, जिनको जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जा रहा है, ये सब कहाँ जाकर बैठते हैं, विधान परिषद में। ये कहाँ बैठते हैं, आपके विधान परिषद में बैठते हैं। इस तरह की स्थिति रहती है। अब हम लोग यहाँ से
इस चीज़ पर पहुंच रहे हैं, विधानसभा पर, विधानसभा पर पहुंच रहे हैं कि जो विधानसभा है, इस विधानसभा में किस प्रकार के एमएलए बैठेंगे, तो प्रत्यक्ष एमएलए बैठेंगे, जनता के द्वारा चुने जाएंगे, इसलिए इस विधानसभा को क्या कहते हैं हम, जनता का सदन कहते हैं। कल हम लोगों के मध्य इन बिंदुओं पर चर्चाएं हुई थी। जिन लोगों ने कल का वीडियो अब तक नहीं देखा है वो लोग कल का वीडियो भी देखें। कल इन चीज़ों पर एक पूरा वीडियो बनाया गया था, कल पूरी क्लास ली गई थी इन चीज़ों पर। उस क्लास में, कल की क्लास में पूरी की पूरी चर्चाएं हुई हैं आपके कि जो विधानसभा है उसको किन किन उपनामों से जाना जाता है या किस तरह से जाना जाता है। इस बिंदु पर हम लोगों के मध्य चर्चाएं हुई हैं। अब आगे पढ़ते हैं उसमें कि जो विधानसभा है, इस विधानसभा में आगे और मैटर क्या काम का है, तो देखते हैं हम लोग कि इस विधानसभा में आगे देखें और क्या चीज़ काम की है। देखो अगले बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं इस विधानसभा के ऊपर कि जो विधानसभा है, आप लोगों ने देखा था कि विधानसभा का जो गठन है वो आर्टिकल किसके तहत है, 170 के तहत है, और विधानसभा की जो स्ट्रक्चर है वो भी किस में, आपके आर्टिकल 170 में है आपके विधानसभा की। अब विधानसभा की यदि हम लोग बात करें, पहले ऑल ओवर देश पे बात करते हैं, फिर स्टेट पे आएंगे, मतलब राज्य पर आएंगे। देखो ऑल ओवर की बात करते हैं कि जो विधानसभा है, यदि इस विधानसभा पर ऑल ओवर की हम लोग बात करें तो जो भारत है, भारत क्या है आपकी, तो भारत क्या है, भारत एक राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। कई दफे पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप पुराने पेपरों को देख सकते हो, आरपीएससी वगैरह के, उसमें कई दफ़े पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत एक है तो क्या है, आपके राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह नहीं है भारत, ये ध्यान रखना। राज्यों का भारत क्या है, एक संघ है। इसका मतलब भारत है, इस भारत में देखा जाए तो भारत में राज्य कितने हैं, तो भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों पर आप लोग बात करोगे तो केंद्र शासित प्रदेश, तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 क्या हैं, आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं और 28 क्या हैं, राज्य। बात ये आती है कि ये जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में अंतर क्या है, दोनों में मेन रूप से राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों में अंतर क्या है, तो देखें आप लोग कि इन दोनों में अंतर क्या है, राज्य क्या है, केंद्र शासित प्रदेश क्या है। तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको देखो मैं अंतर बताता हूँ कि ये हम एक परिवार के विभाजन को देखते हैं कि एक परिवार है आपके, और इस परिवार में मानकर चलो आपके कि इस परिवार में 5 कोने, एक पिताजी हैं और उसके 5 पुत्र हैं, उसके 5 पुत्र हैं। अब 5 पुत्र में मान लो एक का नाम है राम, देखो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को इंडिकेट नहीं किया जा रहा है, एक का नाम मान लो रामू है, एक का नाम श्यामू है, एक का नाम रामू है, एक का नाम श्यामू है, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, एक का नाम कृष्ण है। इस तरह से कुल 5 हैं आपके, 5 पुत्र हैं इस पिताजी के। अब इस पिताजी के 5 पुत्र हैं, इसने 5 पुत्रों को पढ़ाया। बहुत गौर से समझना आप लोग, पूरे देश में विभाजन को समझ जाओगे आप, पूरे देश में राज्यों की स्थिति को समझ जाओगे आप एक झटके में, गारंटी के साथ। गौर से सुनना आप लोग। 5 पिताजी हैं एक परिवार के और उनके 5 पुत्र हैं, 5 को वो पढ़ा रहे हैं। 5 को उन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने इसकी सरकारी नौकरी लग गई, इस वाले की, ठीक, इसकी भी सरकारी नौकरी लग गई।
इसके अलावा इसकी भी सरकारी नौकरी लग गई। इसकी भी सरकारी नौकरी लग गई और इसकी भी क्या लग गई, सरकारी नौकरी। ये पांचों की क्या लग गई आपकी सरकारी, वो चार की सरकारी नौकरी लग गई और इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी। सरकारी नौकरी नहीं। एक तरह से वर्तमान युग में देखा जाए तो जिसके सरकारी नौकरी नहीं है बेरोजगार मान रहे हैं उसको, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो ये रामू मान लो सरकारी नौकरी नहीं है रामू की, कोई चार की क्या है, सरकारी नौकरी है। अब चार की सरकारी नौकरी है और एक के बेचारे की सरकारी नौकरी नहीं है। जब ये पांच भाई थे बढ़िया पिताजी के साथ रहते थे, लेकिन जैसे ही सरकारी नौकरी लग गई पैसा आने लग गया, पहले पिताजी को ही देते थे पैसा, लेकिन अब पारिवारिक जीवन आगे चलेंगे तो इनकी क्या कर दी गई, शादी कर देंगे सबकी। धीरे धीरे एक साथ रही, धीरे धीरे सबकी क्या हो गई, शादी हो गई। कुछ दिन ठीक व्यवस्थाएं रही, उसके बाद में अब ये व्यक्ति आराम से घर बैठता था और इसकी पत्नी भी घर बैठती थी। ये व्यक्ति भी आराम से घर बैठ नौकरी करता था, इसकी पत्नी घर रहती थी। ये व्यक्ति भी नौकरी करता था, इसकी पत्नी घर रहती थी। ये व्यक्ति भी नौकरी करता था, पत्नी घर रहती थी। ये व्यक्ति भी नौकरी करता था, पत्नी घर रहती थी, वाइफ घर रहती थी इसकी। अब पैसा सभी लोग किसको देते थे, पिताजी को। ये भी पिताजी को देता था, ये छोटा मोटा यदि कमाता तो ये भी देता था, ये भी पिताजी को देता था, ये भी पिताजी को देता था और ये भी पिताजी को देते। पैसा एक जगह आ रहा है, संगठित परिवार है। सारे नियम कायदे कानून किसके चल रहे हैं, पिताजी के चल रहे हैं पूरे परिवार पर। एक दिन ये चारों ने मीटिंग की, चारों इनकी पत्नियों ने, महिलाओं ने, कि यार हमारे पति कमाते हैं सुबह से शाम तक, नौकरी जाते हैं, सुबह ही जल्दी जाना और व्यवस्था करना और दुनिया भर के अपन ये मौज मस्ती से रहते हैं, नो टेंशन। तो क्यों नहीं इन्होंने अपने पतियों से कहा कि नहीं अब हमें अलग होना है। जब ये ज़्यादा विद्रोह करने लगी तो इनकी मजबूरी, इन्होंने बेचारे पिताजी से आकर कहा कि पिताजी अब हमें अलग होना है। पिताजी ने कहा ठीक है अलग हो जाओ, क्या दिक्कत है। अब पिताजी ने इन लोगों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, सबको अलग कर दिया पिताजी ने। लेकिन पिताजी ने शर्त रखी कि देखो मैं आप लोगों को अलग तो कर रहा हूँ, लेकिन एक तो परिवार की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बनाए रखना हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। मतलब किसी भी प्रकार से परिवार पर कीचड़ नहीं उछलना चाहिए, मान मर्यादा चेष्टा पर समाज के अंदर, ये हम सब लोग ध्यान रखेंगे, इनसे कहा। इन्होंने कहा ठीक है रखेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि यदि कोई बाहर का व्यक्ति हमारे किसी भी सदस्य पर अटैक करता है, परेशान करता है, तो हम सब लोग क्या होंगे, एक हो जाएंगे, एक साथ उसका क्या करेंगे, मुकाबला करेंगे। इन्होंने कहा ठीक है। और तीसरी बात पिताजी ने बोली, जो पिताजी का बहुत बड़ा दिल होता है, इसलिए पिताजी ने कहा कि भाई आप लोगों को मैं अलग अलग तो कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप लोगों के ऊपर कोई संकट आए तो आप तुरंत मेरी शरण में आ सकते हो, मेरे दरबार आपके लिए खुले हुए। भारतीय संस्कृति की विशेषता है ये तो। और इनको ये कहते हुए क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब देखो इनके पास पैसा आ रहा था, इनके पास पैसा आ रहा था, नौकरी का एक व्यवस्थित पैसा था, इनके पास व्यवस्थित पैसा था, इनके पास व्यवस्थित। ये सरकारी नौकरी नहीं लगे हुए थे, तो ये क्या करते थे, जैसे भी व्यवस्थाएं होती थी कोशिश करते रहते थे आपकी। कुछ दिन चला, ये व्यवस्थाएं चली, तो ये अब ये व्यक्ति क्या करता बेचारा कि सुबह का जाता, शाम को आता, शाम फिर सो जाता, फिर सुबह ही जाता, फिर शाम को आता, लेकिन इसके लिए कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। इसकी पत्नी परेशान, घर में किचन में कुछ नहीं,
अब किचन में कुछ नहीं, तो पत्नी है गुस्सा आ गई। पत्नी ने इससे कहा, पिताजी से। किसके पिताजी से? श्यामू के पिताजी। हाँ, इस ये वाला रामू बिना नौकरी वाला है। तो रामू की पत्नी ने इस पिताजी से कहा, इसने कि भाई तुम्हारा बेटा कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, और मैं तो परेशान हूँ, और मैं इसको छोड़ करके जा रही हूँ। पिताजी टेंशन में, यार क्यों जा रही है तू छोड़ करके? ला मैं शाम को इससे बात करता हूँ, शाम को आने दें इसको। अब रामू जैसे ही शाम को आया तो रामू को बुला लिया कि रामू इधर आ, कि भाई क्या मामला है, कैसे तेने परिवार नहीं चला पा रहा है तू, क्या कैसे खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा है, बच्ची कैसे परेशान है। तो इसने कहा कि पिताजी मैंने बहुत कोशिश कर ली पर कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है मेरे लिए, वो इसलिए मैं खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ। तो पिताजी ने देखो क्या समझाया। पिताजी ने समझाया इसकी पत्नी को कि देख, पैसे मैं पैसा दूंगा। अभी अपनी बहू से कह रहा है, बेटा की बहू से, कि मैं तेरे लिए यदि पैसा दूंगा तेरी किचन के खर्चे के लिए, तेरे परिवार को चलाने के लिए, तो तेरी जो सास है, तेरी जो कौन है सास, मदर इन लॉ, वो क्या करेगी, लड़ेगी। और दूसरा ये क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। तीनों कहेंगे कि हमारे लिए भी पैसा चाहिए। इसलिए ऐसा कर कि तेरी किचन और मेरी किचनें एक साथ मिला दे। मैं पैसा दूंगा, तू खाना खिला, हमारे लिए भी खिलाओ, तेरे परिवार के लिए भी खिलाओ। इसने कहा ये पिताजी ठीक है। अब आप बताइए, जो व्यक्ति घर में पैसा देगा उसकी पावर होती है, ऐसा आप लोग देखते हो। आपके परिवारों में देखना कि आप 3-4 बहन भाई हो, मान लो 3 बहन भाई हो, और या इसी को ले लो आप 5 बहन भाई हो, और 5 में से 4 कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति बढ़िया कमाता है और खूब परिवार की मदद करता है, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंटी का कमाने से कोई संबंध नहीं है मित्रों। तो वो इंटेलिजेंट नहीं है और ये 4 बहुत खतरनाक इंटेलिजेंट। तो ये परिवार को सलाह देते हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर लिया जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन ये कमाने वाला कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इसका परिवार का क्या कहेगा, इंचार्ज है, चुप रहो तुम, कोई दीन के नहीं हो। ये सही कह रहा है, चाहे वो गलत कह रहा है। इसका मतलब पावर किसके साथ में? अरे पावर लक्ष्मी के साथ है मित्रों। तो इसलिए अब पिताजी जब पैसा दे रहे थे तो पावर किसकी चलेगी इस घर पर? पिताजी की। अब पिताजी की जब पावर चल रही है तो पिताजी कहेंगे वही काम होगा। इस घर की हर नीति में हस्तक्षेप किसका होने लग जाएगा? पिताजी का। तो वो की वही सेम कंडीशन किसकी है मित्रों? केंद्र शासित प्रदेशों की। देश को जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद में रियासतों का राज्यों में गठन हुआ, तो उस समय प्रत्येक राज्य को स्वतंत्र किया गया और वही सेम स्थिति बोली गई थी जो इस परिवार के साथ बोली गई थी। कैसे बोली गई थी कि आप सभी स्वतंत्र हो, लेकिन देश की मान मर्यादा प्रतिष्ठा का सभी लोग ध्यान रखोगे। किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आनी चाहिए। दूसरा कोई देश यदि आक्रमण करता है तो हम सब साथ उसका मुकाबला करेंगे आपके। और तीसरी बोला था कि यदि कोई को भी इतना संकट आए कि वो अपना प्रशासन स्वयं नहीं चला पाए तो वो क्या कर सकता है? पुनः मेरे इस पास आ सकता है। किसने बोला? केंद्र ने। तो पुनः आ सकता है, मैं उसका खर्चा चलवाऊंगा। तो कुछ ऐसे उस समय विभाजित राज्य थे कि वो अपना खुद का खर्चा खुद नहीं चला पा रहे, तो वो किसके पास आ गए? केंद्र सरकार के अंडर में आ गए। और केंद्र सरकार उनको एक्स्ट्रा क्या देती थी? सुविधाएं देती थी, उनके प्रशासन को चलाने में भूमिका निभाती थी। तो अब किसकी चलने लग गई? उसकी नीतियों में किसका हस्तक्षेप होने लग गया? केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होने लग गया मित्रों। तो ये वो केंद्र शासित प्रदेश है। शायद मैं उम्मीद है कि सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर के कि केंद्र शासित प्रदेश है क्या।
ठीक है मित्रों, अब इस पर बात करते हैं। तो भारत राज्यों का क्या है, आप एक संघ है। तो भारत राज्यों का संघ है। भारत में वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं किसके अंतर्गत, भारत के अंतर्गत। अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंतर्गत। अब इसमें देखा जाए तो जो 28 राज्य हैं, इन 28 के 28 राज्यों में प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। तो इसका मतलब 28 के 28 राज्यों में क्या है, विधानसभा है। 28 राज्य, प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, तो 28 के 28 राज्यों में क्या है, विधानसभा है। लेकिन यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा है। 3 केंद्र शासित प्रदेश कौन से, एक तो दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा है। एक पांडुचेरी या आजकल पुदुचेरी बोला जाता है जिसको, इसमें भी विधानसभा है। तो एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, कौन सा, जम्मू कश्मीर, इसमें भी विधानसभा है। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा है। इधर 28 राज्यों में से 28 में क्या है, विधानसभा है। तो इसका मतलब आपसे यदि क्वेश्चन पूछा गया कि 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, 36 मतलब 28 + 8, 36 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में से कुल कितने में विधानसभा हैं, तो कुल कितने में 28 + 3 जोड़ोगे तो कितनी हो गई, 31 विधानसभाएं। कुल कितने में विधानसभाएं, तो 31 में विधानसभाएं। 3 तो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं, इसका मतलब 5 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें क्या नहीं है, विधानसभा नहीं है। तो केवल दिल्ली में है, पांडुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में क्या है, विधानसभा है। तो ये विधानसभा की स्थिति है कि इन 3 में क्या है, विधानसभा है। टोटल कितनी हो गई, 31। 28 + 3 जोड़ोगे तो 31 हो गई। तो 31 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, आपके विधानसभा है। तो ये विधानसभा की स्थिति है कि कितनी विधानसभा हैं या कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में वर्तमान में हमारे देश में विधानसभाएं हैं। अब उसके बाद में आप लोग देखोगे कि जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन 8 में आप लोग देखते हो कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यदि 31 अक्टूबर 2019 से पहले की आप लोग बात करोगे तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले, 31 अक्टूबर 2019 से पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। तो 7 और 2 कितने हो गए, 9। 7 + 2 कितने हो गए आपके, कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए आपके। कब हो गए थे, 31 अक्टूबर 2019 को 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया। किसको मिला दिया गया था, दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली और किसको मिलाया था, दमन दीव। दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ मिला दिया गया था और दोनों को एक साथ मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और जिसमें दादर नागर हवेली व दमन दीव की जो राजधानी रखी गई थी वो किसको रखा गया था, दमन को रखा गया था। राजधानी दमन बना दी गई थी। तो ये दोबारा से कितने हो गए, 8 हो गए। इसलिए आप लोग कह सकते हो कि वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 हैं आपके। इधर देखोगे तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, लेकिन 29वां जो राज्य बना था हमारे देश का, वो 29वां राज्य आंध्र प्रदेश से किसको अलग किया गया था, तेलंगाना को।
आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। कब अलग किया गया था तेलंगाना को? तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी किसको रख दिया गया था? हैदराबाद को। लेकिन इसके साथ कहा गया था कि 10 साल पश्चात, मतलब 2024 में 10 साल पश्चात आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती बना दी जाएगी और स्वतंत्र रूप से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी। तो मित्रों 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन से बनने वाली है? अमरावती बनने वाली है। अमरावती का तो एक करंट का और टचिंग है आपकी, यदि ध्यान हो आप लोगों को, तो अमरावती में हमारे देश का 25वां हाईकोर्ट बनाया गया है। अब तक भारत में कुल कितने हाईकोर्ट हैं? तो आज तक 25 हाईकोर्ट बन चुके हैं और 25वां हाईकोर्ट कहाँ पर है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश में मित्रों 25वां हाईकोर्ट है। तो एक उस चीज़ को लेकर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यदि वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में भारत में कुल कितनी केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों में विधानसभाएं? तो कुल 31 में हैं। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में और 28 राज्य हैं, तो 28 के 28 में क्या है? विधानसभा है। तो ये कंडीशन है वर्तमान में हमारे देश के अंदर विधानसभा की। बात आती है कि विधानसभा में कितनी सीटें होंगी। विधानसभा में यदि हम सीटों पर बात करें कि जो विधानसभा है उस विधानसभा में कितनी सीटें होंगी, तो देखो विधानसभा में हम लोग सीटों पर बातें करते हैं कि विधानसभा में कितनी सीटें होंगी या कितनी सीटें होनी चाहिए विधानसभा में। तो देखें आप लोग विधानसभा की सीटें, तो यदि आप लोग देखोगे कि जो विधानसभा है, यदि इस विधानसभा में देखा जाए तो सीटों पर हम लोग बात करें तो एक विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अधिकतम किसी भी राज्य की विधानसभा में कितनी सीटें हो सकती हैं? 500 हो सकती हैं। अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं किसी राज्य की विधानसभा में? तो 500 हो सकती हैं। यदि हम लोग बात करें न्यूनतम, किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो न्यूनतम कितनी हो सकती हैं? 60। किसी राज्य की विधानसभा में यदि आपसे पूछा जाए अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, तो 500 हो सकती हैं। न्यूनतम कितनी हो सकती हैं? तो 60 हो सकती हैं। लेकिन क्या हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में इस चीज़ का पालन हो रहा है न्यूनतम का? तो नहीं हो रहा है मित्रों। प्रत्येक न्यूनतम का क्या नहीं हो रहा है? पालन नहीं हो रहा है। देखो क्या मामला है। अब बात कौन से हैं इसके, उन पर आप लोग चर्चा करोगे कि वे कौन से राज्य हैं जिनमें 60 सीटें नहीं हैं। तो उसको आप अपवाद के रूप में कह सकते हो कि वे कौन कौन से हैं जिनमें 60 सीटें नहीं हैं जिनकी विधानसभा में। तो एक तो आप लोगों को ध्यान रखना है गोवा। गोवा में 40 सीट हैं। गोवा की विधानसभा में 40 सीटें हैं आपकी। एक आपको ध्यान रखना है मिजोरम। मिजोरम की में भी कितनी है? 40 है। सिक्किम में कितनी है? 32 है। और एक पुद्दुचेरी, या आप लोग क्या कहते हैं जिसको, पांडुचेरी, कितनी है? 30 है। ये सीट है आपकी। गोवा में 40 हैं, मिजोरम में भी 40 हैं, सिक्किम में 32 हैं और पुद्दुचेरी में कितनी है? 30 हैं। तो इन में 60 से क्या है? कम सीट है। ये भी राज्य हैं जिनमें 60 से कम सीट हैं आपकी, 60 से कम सीटें। अब बात आती है, यदि आपसे पूछा जाए, ये तो क्या हो गए? अपवाद हो गए, ये तो अपवादिक रूप हो गए। यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक सीटों वाली विधानसभा किस राज्य की है, तो सर्वाधिक सीटों वाली विधानसभा किसकी है मित्रों? यूपी की है। उत्तर प्रदेश के 403 सीटें, कितनी है? 403 सीटें। और सबसे कम सीटों वाली विधानसभा कहाँ की है? तो कहाँ की हो जाएगी आपकी? पुद्दुचेरी की। और पुद्दुचेरी में कितनी है आपकी? 30 सीटें। तो सबसे कम कहाँ की हैं? पुद्दुचेरी में है। सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। यूपी में 403 सीटें मित्रों। तो इस तरह की स्थिति है आपकी विधानसभा को लेकर के कि विधानसभा की सीटों की क्या स्थिति है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं
अब इस चीज़ को कहाँ ले चलते हैं हम लोग, राजस्थान की ओर ले चलते हैं कि राजस्थान विधानसभा की क्या स्थिति है आपकी। या आप लोगों ने ऑल ओवर देखा कि सर्वाधिक सीटें 500 हो सकती हैं अधिकतम, न्यूनतम 60 हो सकती हैं, लेकिन गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुदुचेरी में क्या है, 60 से कम है। गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है और पुदुचेरी में कितनी है, 30 सीट है। तो सर्वाधिक सीटों वाली विधानसभा कौन सी है, उत्तर प्रदेश की है, 403, 403। और सबसे कम न्यूनतम किस में है, पुदुचेरी में, जिसमें कितनी है आपके 30 है, 30। ओके, ये है। अब बात आती है कि राजस्थान की जो विधानसभा, राजस्थान में क्या कंडीशन रही है। तो यदि आप राजस्थान में सीटों के बारे में देखोगे कि राजस्थान विधानसभा में जो सीट हैं उनकी क्या कंडीशन है, तो हम लोग राजस्थान का यदि स्पेशल देखें कि राजस्थान विधानसभा में सीटों की क्या कंडीशन रही है, तो देखें आप लोग। राजस्थान जो विधानसभा है, इस राजस्थान विधानसभा में आप लोग जब सीटों पर बातें करोगे, राजस्थान विधानसभा में जब आप लोग किस पर बातें करोगे, सीट पर जब बातें करोगे कि सीट की क्या कंडीशन है या सीटें कितनी हैं आपकी राजस्थान विधानसभा में, तो देखो आपको मालूम है कि लोकतंत्र के पहली लोकतांत्रिक सरकारें कब बनी है, 1952 में। पहली जो लोकतांत्रिक सरकार बनी है हमारे देश में वो 1952 में बनी है। राज्यों में भी कब बनी है, 1952 में लोकतांत्रिक सरकारें बनी हैं। तो हमारी जो पहली विधानसभा है, पहली विधानसभा राजस्थान की जो पहली विधानसभा है, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है, प्रथम जो विधानसभा है, इस प्रथम विधानसभा में कितनी सीटें थीं, तो जो पहली विधानसभा थी, पहली विधानसभा चली थी आपकी 1952, 5 साल कार्यकाल होता है, 5 साल विधिवत रूप से चली थी। तो इसमें 1952 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके 57। तो 1952 से लेकर के 1957 तक चली थी कौन सी, पहली विधानसभा। और पहली विधानसभा में जो सीटें थीं वो कितनी थीं, 160 सीटें थीं, 160 सीटें थीं पहली विधानसभा में। लेकिन जो पहली विधानसभा 1952 से 1957 तक चली थी और राजस्थान वर्तमान स्वरूप में कब आया था, तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। इसका मतलब इस समय एक अलग से क्षेत्र था, कौन सा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। और अजमेर मेरवाड़ा के लिए अलग से चुनाव हुए थे, कितनी सीटों पर, तो यहाँ सीटें थी आपके 30 सीटों पर अलग से चुनाव हुए थे। यहाँ का जो मुख्यमंत्री बना था हरिभाऊ उपाध्याय बना था, और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बना था, पहला लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल बना था आपके। तो यहाँ 30 सीटों पर अलग से चुनाव हुआ था अजमेर मेरवाड़ा के लिए, और ये 160 सीटों पर हुआ था। तो पहली विधानसभा में यदि आपकी पूछी जाए कितनी सीटें थीं या कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, तो 160 पर। और अजमेर मेरवाड़ा के लिए कितने पर हुआ, 30 सीटों पर अलग से चुनाव हुआ था। दूसरी जो विधानसभा है, यदि इसमें सीटें पूछी जाएं कि दूसरी विधानसभा में कितनी सीटें थीं, तो दूसरी विधानसभा में 176 सीटें थीं। दूसरी विधानसभा में 176 सीटें थीं। आपको ये ध्यान रखना है कि कई लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, वो 190 पे पहुंच जाते हैं। नहीं, 176 सीटें थीं। तीसरी विधानसभा में आप बात करोगे तो तीसरी विधानसभा में भी कितनी थी, 176 सीटें थीं। चौथी विधानसभा पर आप बात करोगे तो चौथी विधानसभा में 184 सीटें थीं। और पांचवी विधानसभा में जो सीटें थीं वो भी कितनी थीं, 184 थी। 5 तक की स्थिति थी। लेकिन आप जब छठवीं विधानसभा में बात करोगे तो छठवीं विधानसभा में कितनी सीटें थीं, तो 200 सीटें थीं। और छठवीं जो विधानसभा है उस विधानसभा के चुनाव कब हुए, 1977 में। कब हुए, 1977 में। तो एक यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में 200 सीटों पर निर्वाचन किस विधानसभा से प्रारंभ हुआ है। तो राजस्थान में 200 सीटों पर निर्वाचन किस विधानसभा से प्रारंभ हुआ है, तो आप कह सकते हो छठवीं विधानसभा से प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ है, तो 1977 से, क्योंकि छठवीं विधानसभा 1977 से 1980 तक रही थी। मध्यावधि चुनाव हुए थे छठवीं विधानसभा में। आपके भैरव सिंह शेखावत की सरकार बनी थी, मतलब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार राजस्थान में बनी थी छठवीं विधानसभा में 1977 में।
तो कितनी सीटें थी आपके? 200 सीटें थी। तो 200 सीटों पर निर्वाचन किस विधानसभा से हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6वीं। कब से हुआ है? तो आंसर हो जाएगा 1977 से 200 सीटों पर निर्वाचन प्रारंभ हुआ है। 200 सीटों पर निर्वाचन प्रारंभ हुआ है। वर्तमान में विधानसभा में कितनी सीटें राजस्थान की विधानसभा में? तो 200 हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में, यदि आपसे क्या पूछा जाए कि वर्तमान जो विधानसभा है राजस्थान की, उस विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव होता है या कितनी सीटें राजस्थान विधानसभा की? तो 200 सीटें। वर्तमान में कितनी सीटें आपकी? 200 सीटें। कब से स्टार्ट हुई हैं? 6वीं विधानसभा से स्टार्ट हुई हैं आपके। तो ये सीटों की स्थिति है। अब चुनाव किस प्रकार हुए, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, किस तरह से बनाए जाते हैं अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को कैसे चुना जाता है, उन सारी चीज़ों पर हम लोग डिटेल से अगली क्लास में चर्चा करेंगे मित्रों। जब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, तथा यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।